ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में ऐसे कौन से प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में निवास करें। ऐसे कौन से महाभारती के सपूत है जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान और राष्ट्र की सेवा के माध्यम से हमें अंग्रेजों से लड़ने की शिक्षा प्रेरित की, हमारे अंदर जन जागृति फैलाने का कार्य किया, समाज को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। उन प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। और वही स्वतंत्रता सेनानी थे, वही क्रांतिकारी थे जिनके माध्यम से संपूर्ण समाज के अंदर एक अंग्रेजों का आम जनता में जो भय था, इन स्वतंत्रता सेनानियों ने आम जनता के भय को दूर किया और जनता को निर्भीक होकर अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए हमारी हिम्मत बंधाई। और ऐसे छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से ऐसे कार्य किए जिनके द्वारा इन क्रांतिकारियों ने समाज और देश की दिशा को ही चेंज कर दिया। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर मातृभूमि की आजादी के लिए इन लोगों ने हमारे मन के अंदर एक आजादी की ज्वाला भड़का दी। इन्हीं के माध्यम से हमने जो 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी प्राप्त की। आज उन वीर सपूत अर्जुनलाल शेट्टी जो कि राजस्थान के एक महान क्रांतिकारी हुए थे, अर्जुनलाल शेट्टी जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के आराम ऐश्वर्य को त्याग कर मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान किया और जीवन पर्यंत ये मातृभूमि की रक्षा के लिए जनता को जागृत करते रहे, उनके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, अर्जुनलाल शेट्टी, इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। इनकी जो कर्म भूमि थी और एक थी जयपुर। इनका जो कार्य क्षेत्र था ये जयपुर था और एक जैन परिवार से संबंध रखते थे। जैन परिवार तो दिगंबर शाखा के ये जैन परिवार से थे। एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुनलाल शेट्टी का किस परिवार से संबंध था, इसमें था जैन परिवार से संबंधित था। इनके पिता जवाहर शेट्टी थे, माता का नाम इंदु था। और ये बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के वाले बालक थे अर्जुनलाल शेट्टी। और उन्होंने, इनके जो पिता थे ये दीवान की नौकरी करते थे, ये दीवान की नौकरी करते थे। उस समय जो जयपुर के जो शासक थे जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह सेकंड थे। सवाई माधो सिंह द्वितीय उस समय शासक थे और ये अच्छे परिवार से थे। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। इनका बचपन बहुत ही सुख सुविधाओं से बीता और ये पढ़ाई के अंदर विशेष रुचि रखते थे। और अर्जुनलाल शेट्टी ने महाराजा कॉलेज जयपुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक बार कहा जाता है कि सवाई माधो सिंह और जवाहर सिंह के साथ एक बार अर्जुनलाल शेट्टी भी गए थे। और शेट्टी जब माधो सिंह से मिला तो माधो सिंह ने कहा कि अपने इस बालक की अच्छी तरह से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये बालक बहुत ही होशियार है। इसको ध्यान में रखते हुए जवाहर शेट्टी ने अर्जुनलाल शेट्टी के लिए उस अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके अंदर व्यवस्था की। और इलाहाबाद
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने की भी इनके लिए व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आने के बाद में तब जवाहर शेट्टी और सवाई माधो सिंह के साथ अर्जुन शेट्टी भी मिले थे। तब सवाई माधो सिंह ने इनके लिए एक अच्छा ऑफर दिया कि आपको मैं जो चौमू क्षेत्र है जयपुर के अंदर, वहां को मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का पद दिया गया था। इनको कलेक्टर का पद दिया गया था। तो अर्जुन शेट्टी ने कहा कि मैं इस पद पर नहीं रह सकता, क्योंकि उनका जो एक प्रमुख कथन है, अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अगर मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो देश से अंग्रेजों को बाहर कौन भगाएगा। इस प्रकार एक कलेक्टर की, एक मजिस्ट्रेट की नौकरी को अर्जुन शेट्टी ने ठुकरा दिया था। ये कहकर ठुकरा दिया था कि मैं इनकी नौकरी नहीं करूंगा, मेरा जन्म ही इस मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और मैं अत्याचार और शोषण इन अंग्रेजों का मैं जनता पर नहीं होने दूंगा, और मैं संघर्ष का रास्ता अपनाऊंगा। और ये कहकर सवाई माधो सिंह की इस नौकरी को उन्होंने ठुकरा दिया था। इसके बाद में ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आ गए। ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आ गए। रास बिहारी बोस वो भारत के क्रांतिकारी थे जिनके माध्यम से संपूर्ण देश में एक आजादी की अलग से ही ज्योति जगाई। जो भी इनके संपर्क में आते थे रास बिहारी बोस के, वो क्रांतिकारी होते थे, और ये मातृभूमि के सच्चे भक्त थे। और किसी प्रकार अनुनय और विनय के छोड़कर ये अंग्रेजों में भय और खौफ पैदा कर देश को आजाद कराने और सशस्त्र क्रांति की ये योजना बनाते थे। संपूर्ण भारतवर्ष में कहाँ क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करनी है, कहाँ पर अंग्रेज व्यक्तिगत को हत्या करवानी है, तो पूरा जो दिमाग काम करता था वो रास बिहारी बोस का करता था। रास बिहारी बोस के संपर्क में अर्जुन शेट्टी आए, और अर्जुन शेट्टी ने 1905 के अंदर ईस्वी में जैन विद्या प्रचारक समिति का गठन किया। और वनस्थली विद्यापीठ वर्तमान विद्यापीठ की स्थापना की गई, और वर्तमान छात्रावास व पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 1905 में जैन विद्या प्रचारक समिति का गठन किया गया था। वर्तमान विद्यापीठ स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान विद्यापीठ छात्रावास और वर्तमान विद्यापीठ पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। इनका कहने को तो नाम मात्र का एक विद्यालय था, मगर क्रांतिकारियों यहाँ जो छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे उन छात्रों को ये क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ते थे। उनका जो प्रमुख लक्ष्य यही था कि मेरे इस विद्यालय के अंदर उन छात्रों को अध्ययन करवाया जाए जो मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं
और मातृभूमि के लिए अपने जीवन को बलिदान रखने की भावना रखते ऐसे छात्र उन्होंने वहां प्रवेश दिया गया और उन छात्रों को बम बनाने की कला सिखाते थे। किस प्रकार बम बनाए जाते हैं, कौन कौन से देश के अंदर मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारी है और देश का शोषण करते हैं और जनता पर अत्याचार करते हैं, और इनके साथ रास बिहारी बोस से भी इनका अच्छा संपर्क था। और इसके बाद में इनके जो प्रमुख विद्यार्थी जोरावर सिंह बारहेट, प्रताप सिंह बारहेट, मूलचंद, माणकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त। ये इनके प्रमुख वर्तमान विद्यापीठ में पढ़ने वाले प्रमुख छात्र थे, जिनको बम बनाने की एक कला सिखाते थे। और इसमें जोरावर सिंह बारहेट, प्रताप सिंह बारहेट और माणकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त प्रमुख विद्यार्थी थे, जिन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण करके बम बनाने की कला सीखी और आगे जाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए इन छात्रों ने कुछ अलग किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1900 इसके बाद में विष्णुदत्त ने बम बनाने की कला सिखाई गई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र था जयपुर था, और सशस्त्र जो क्रांति की योजना थी, उस योजना के तहत अजमेर क्षेत्र का जो कार्यभार है ये गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पत्ती को दिया गया था। विजय सिंह पत्ती, जिन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है, इनको जिम्मेदारी अजमेर संभाग की दी गई थी। और जयपुर से जो कार्य ये कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी, और अच्छी तरह से सशस्त्र क्रांति का ये योजना बना रहे थे। इस योजना के तहत भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांद चौक पर लॉर्ड हार्डिंग चांद चौक पर बम फेंककर लॉर्ड हार्डिंग को मारने का एक प्लान बनाया गया था। जो घटना 23 दिसंबर 1912 की है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बम फेंकने का जो कार्य दिया गया था, ये कार्य जोरावर सिंह बारहेट
जोरावर सिंह बारट, चांदनी चौक है जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह, बारट, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जो प्रमुख जो कार्य था, रासबिहारी बोस की सहमति और जो पूरा जो अर्जुनलाल सेठी है, इनके द्वारा एक सफल योजना बनाई गई थी। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली के अंदर है चांदनी चौक के अंदर चौक पर लॉर्ड हार्डिंग के जुल्स पर बम फेंका गया था। उस बम फेंकने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट की थी। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग के तो बाल बच गए और उसके बाद में उसका जो महावत था, महावत कहा जाता है, जो अपनी सूंड पर जो बैठने वाले व्यक्ति को महावत, ये महावीर सिंह था। और ये महावीर सिंह मारा जाता है। और लॉर्ड हार्डिंग के भी मामूली चोटें आती है। ये कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे, उस समय की घटना है। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट के द्वारा बम फेंका गया था। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया जाता है और इसका जो पूरा शक है वो शक अर्जुनलाल सेठी पर किया जाता है। अर्जुनलाल सेठी पर किया जाता है और इसके तहत जोरावर सिंह बारट ये तो भूमिगत रहते हैं और प्रताप सिंह बारट को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती है और कठोर यातनाएं देते हैं। और यातना देने के बाद में उनको बरेली जेल में भेज देते हैं। और बरेली जेल में कठोर यातना देने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी है और प्रताप सिंह बारट है। अंग्रेजों ने कहा कि आपकी माँ आपके लिए बहुत रोती है, हम आपको अच्छा पैसा देंगे और आप हमें जो क्रांतिकारी जो गुप्त स्थान है वो स्थान हमें और क्रांतिकारी हमें नाम बता दीजिए। तो प्रताप सिंह बारट ने कहा कि मेरी तो एक माँ होगी, पता नहीं मैंने अगर सारे राज खोल दिए तो कितनी भारत माताएं रोएगी। तो इस प्रकार बरेली जेल के अंदर कठोर यातना के कारण प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो जाती है। और जोरावर सिंह बारट ये भूमिगत ही रहते हैं, कभी अपने जीवन काल में अंग्रेज सरकार की पकड़ में नहीं आते हैं। उसके बाद में निम्न हत्याकांड, देखिए निम्न हत्याकांड कांड, इसमें भी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह अर्जुनलाल सेठी की होती है। ये 20 मार्च, ये घटना 20 मार्च 1913 ईस्वी की है। ये निम्न क्षेत्र आरा जिला बिहार के अंदर आता है। और निम्न हत्याकांड के अंदर एक महंत होते हैं और ऐसा अनुमान था क्रांतिकारियों का कि इस महंत के पास लाखों रुपए की संपत्ति है और इस महंत को मारकर इनकी संपत्ति
लूटकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये सशस्त्र क्रांति की जाए और इस धन से प्राप्त होने वाले धन से क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदाए जाए। मगर इस महंत की हत्या के बाद भी इन क्रांतिकारियों को सिर्फ एक हाथ की घड़ी मिली और कोई ज्यादा संपत्ति इनको नहीं मिली। और अंग्रेज सरकार ने इस महंत की हत्या के लिए भी अर्जुनलाल शेट्टी पर शक किया गया था और अर्जुनलाल शेट्टी धन प्राप्त करने की लालसा से ही इस महंत की हत्या की गई थी, मगर धन प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं माणकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी इस महंत की हत्या करने की योजना के अंदर। और इनका जो शक है वो शक अर्जुनलाल शेट्टी पर किया जाता है, मगर न्यायालय में किसी ठोस प्रमाणित सबूत न मिलने के कारण 1920 में अर्जुनलाल शेट्टी और इनके साथी को रिहा कर दिया जाता है। अर्जुनलाल शेट्टी को जयपुर जेल में कठोर यातनाएं दी जाती है और जयपुर से इनको यहां से निकाल कर वेलूर जेल जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आते थे, वेलूर जेल में भेज दिया गया। वहां पर अर्जुनलाल शेट्टी के साथ कई अमानवीय व्यवहार किया गया था। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के कारण भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया था। उस रिहा के तहत अर्जुनलाल शेट्टी को भी वहां से वेलूर जेल से रिहा कर दिया गया था। कई बार पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर जेल के बाद में अर्जुनलाल शेट्टी को कौन से जेल में भेजा गया, तो वेलूर जेल तो मद्रास में वहां भेजा गया। जब वेलूर जेल से ये रिहा होकर महाराष्ट्र आ रहे थे, ये महाराष्ट्र आ रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। तब इनको पता चला कि अर्जुनलाल शेट्टी यहाँ आ रहे हैं, तो जब अर्जुनलाल शेट्टी के जो शिष्य थे, ये अर्जुनलाल शेट्टी को तो अपना आदर्श मान रहे थे, अर्जुनलाल शेट्टी का दोष निकाल रहे थे। और वो जो बग्गी थी जिसमें घोड़े लगे हुए थे, उन घोड़ों को दूर हटाकर इनके जो क्रांतिकारी शिष्य थे, उन क्रांतिकारी शिष्य ने बग्गी को अपने कंधों पर उठा लिया। और जब तिलक ने कहा, जनता से क्रांतिकारी से मांग की थी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारियों के पैर हमारी इस महाराष्ट्र भूमि पर पड़ जाए तो हमारी महाराष्ट्र की भूमि धन्य हो जाएगी। ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी थे अर्जुनलाल शेट्टी। इसके बाद में अर्जुनलाल शेट्टी ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए गए थे। 1920 में ये रिहा हो गए थे। उसके बाद में सविनय अवधि आंदोलन में अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया
और इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी राजस्थान में जो अर्जुनलाल शेट्टी निभा रहे थे। इनके बाद में अर्जुनलाल शेट्टी ने अपनी जो कर्म भूमि है जयपुर से हटाकर अपनी जो कर्म भूमि है वो अजमेर को बनाते हैं और ये बाद में अपना सारा कार्य अजमेर में रहकर ही यहाँ से करते हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं और वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास ये बाद में रहने लग जाते हैं। उर्दू में फारसी भाषा छात्रों को सिखाते हैं और बाद में ये राजनीति से भी संन्यास ले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1934 ईस्वी में जब गांधी जी अजमेर आए थे तो महात्मा गांधी चलाकर समय इनसे अर्जुनलाल शेट्टी से मिलने के लिए इनके घर पर आए थे। इनका इतना गांधी जी भी अर्जुनलाल शेट्टी जी से इतने प्रभावित थे। इनके बाद में हरिबाबू उपाध्याय और इनके बीच में कुछ राजनीतिक मनमुटाव हो जाते हैं। इस कारण ये सदा के लिए राजनीति से ये संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेने के बाद में एक अजमेर दरगाह पर चले जाते हैं और वहाँ आसपास मुस्लिम की वेशभूषा में रहते हैं और वहाँ छात्रों को उर्दू है फारसी भाषा सिखाते हैं। और ये राजस्थान के नहीं भारत के एकमात्र क्रांतिकारी थे जिन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में मुझे जलाया नहीं जाए, मुझे दफनाया जाए। उनके द्वारा 1907 के सूरत अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया है। उनके द्वारा 4 पुस्तकों की भी रचना की गई थी। अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा 4 पुस्तकों की रचना की गई थी। स्त्री मुक्ति, शुद्ध मुक्ति, मदनलाल पराजय, महेंद्र कुमार, नामक पुस्तकें इनके द्वारा एक 500 यज्ञ नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। यानी स्त्री मुक्ति या किस प्रकार स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, मदनलाल पराजय। कहा जाता कि मदनलाल ने एक बार कांग्रेस का चुनाव हार गए थे, उस पर भी उन्होंने मदनलाल पराजय नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र कुमार 500 यज्ञ नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता कि अर्जुनलाल शेट्टी ने अपना संपूर्ण जीवन क्रांतिकारी गतिविधि में लगा दिए गए थे। इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य थे 1905 में जेल प्रचारक समिति का गठन किया गया था। जेल विद्यालय का स्थापना की गई थी। इनके द्वारा इनके प्रयासों से ही 1912 में चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का भी कार्य इनके दोषी से जोरावर सिंह वारंट और प्रताप सिंह वारंट के द्वारा किया गया था। 1913 का 20 मार्च 1913 का तो निमेश जो हत्याकांड था, उस हत्याकांड का भी प्रमुख जो योजना थी वो अर्जुनलाल शेट्टी की थी। मगर 2 साल अर्जुनलाल शेट्टी का था, मगर कोई विशेष रूप से अंग्रेज सरकार से दोषी साबित नहीं कर सके। इनको जयपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वेलोर जेल मद्रास के अंदर भेज दिया गया था।
जब ये वेलूर जेल से रिहा होकर 1920 में जब महाराष्ट्र होकर आ रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा ऐसे महान संत और क्रांतिकारी के पैर हमारे अगर महाराष्ट्र भूमि पर पड़ जाए तो हमारे महाराष्ट्र की भूमि धन्य हो जाएगी। उसके बाद 1934 में महात्मा गांधी जी जब अजमेर आए उनसे मिलने के लिए आए, दास बिहारी बोस से इनका सीधा संपर्क था। राजस्थान के अंदर सविनय के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। अपना जो कार्य क्षेत्र है वो जयपुर से स्थानांतरित कर अजमेर को अपना कर्मभूमि बनाया। अजमेर के अंदर हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने कई कार्य किए और मुस्लिम छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने उर्दू और फारसी भाषाओं का छात्रों को अध्ययन करवाया गया था। और बाद में उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में अजमेर में इनको दफनाया गया था। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, मदन लाल पराजय, महेंद्र कुमार पार्श्व, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये अब्दुल्ला सेठी के प्रमुख जीवन के घटनाक्रम, प्रमुख क्रांतिकारी योजनाएं थी। अब आगे हम राजस्थान के क्रांतिकारी डूंगर सिंह और जवाहर सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनको डूंग जी व जवाहर जी ये राजस्थान के सीकर जिले के पाटोदा गांव के थे। ये पाटोदा गांव के थे ये और आपस में काका और भतीज थे। काका और भतीज थे। ये राजस्थान के 1800 की क्रांति से पहले के ये क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि गरीबों का धन नहीं अमीरों का धन लूट कर ये अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे। लूट कर गरीबों में बांट देते थे। और ये डूंगर जी और जमात जी ने एक बार रामगढ़ के सेठ घासीराम की बालक घासीराम के बालक को लूट लिया था। और उस बालक को लूट कर उस घर के अंदर उस घर के अंदर गरीब ब्राह्मण और गरीब लोगों को उस धन को बांट दिया था। कहा जाता है कि रामगढ़ के सेठ ने इनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी थी। ये शिकायत अंग्रेजों के पास शिकायत करती थी। इस कारण अंग्रेज सरकार इनको गिरफ्तार करना चाहते थे। और ऐसा कहा जाता है इनका जो कार्यकाल 1835 से लेकर 1848 के आसपास इनका जो कार्य क्षेत्र रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि धोखे से डूंगर जी को नसीराबाद छावनी को लूटने का गौरव भी डूंगर जी और जवाहर जी को ही दिया जाता है। कहा जाता है इस लूट में को 52,000 रुपए और कई घोड़े नसीराबाद छावनी को लूटने में प्राप्त हुए थे। ये इस धन को क्रांतिकारियों और गरीबों में बांट देते थे। और एक बार अंग्रेज सरकार ने नसीराबाद के आसपास डूंग जी को
डोंगजी को अंग्रेज सरकार ने धोखे से डोंगजी के साले की सहायता से डोंगजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको आगरा जेल में कैद कर लिया जाता है। आगरा के अंदर इनको कैद कर लिया जाता है और इनको जो रिहा कराने की जो जिम्मेदारी लोटिया जाट और करना मीणा को मीणा के लोटिया जाट साधु का वेश करके आगरा किले के बाहर अपनी टोनी लगा लेते हैं और करना मीणा इनका शिष्य रहता है। काफी समय के बाद में यहाँ रहने के बाद में जब वहां के जो चौकीदार थे उनसे संपर्क होने के बाद में ये लोटिया जाट साधु के वेश में डोंगजी से मिले और मिलकर आने के बाद में वापिस शेखाटी क्षेत्र में आए और डोंगजी को आजाद कराने की योजना बनाई, जिसके अंदर जवाहर जी ने 300 वीर योद्धाओं के साथ डोंगजी को आजाद कराने के लिए ये आगरा किले के पास गए और वहां पर डोंगजी को आजाद कराने के लिए आगरा किले से 15 किलोमीटर पहले जवाहर जी को दूल्हे की वेशभूषा में रखा जाता है और एक भेड़िए को मारकर उस भेड़िए की अर्थी निकाली जाती है। और जब अंग्रेज के सिपाही कहते हैं आप इसने यहाँ पर क्यों डेरा डाल रखा है, तो जवाहर जी ने कहा कि हम बारात लेकर जा रहे थे और इस बारात में बीन का मामा है, वो मामा की मृत्यु हो गई, इस कारण हम कुछ समय के लिए जब तक इनके 12 दिन हो जाएंगे हम यहीं रहेंगे। उस टाइम एक राजस्थान का एक दोहा पृथ्वी पे सागे बीन को मामू मर गयो, सागे बीन को मामू मर गयो, सागे बीन को मामू मर गयो। भिंडा सिंह सरदार 3 दिन तिया करस्या 13 दिन का बाद यानी उसने कहा सागे बीन को मामू मर गयो। भिंडा सिंह सरदार 3 दिन तिया करस्या 13 दिन का बाद, यानी एक भेड़िए को मार दिया गया था, उसका नाम कर दिया भिंडा सिंह और अर्थी निकाली गई थी और कुछ समय के लिए आगरा किले के बाहर रुके थे। और जवाहर जी लोटिया और करना मीणा के द्वारा ये आगरा किले पर जब ताजिया का जब जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में जैसे आगरा दुर्ग से बाहर आए तो ये आगरा दुर्ग पर जेल पर हमला कर देते हैं और डोंगजी को वहां से कैद से निकाल देते हैं। मगर डोंगजी ने ये सौगंध खा लेते हैं कि जब तक इन जेलों में अन्य जो कैदी है उनको अगर नहीं निकाला जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। और इसी साथ उन्होंने उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि दुर्ग पर तो निशानी लगा रखी थी और निशानी टूटने के बाद में इन वीर योद्धाओं और जो जेल के अंदर जो बंद कैदी थे उनके द्वारा अंग्रेज अधिकारी को मारते हुए
मेन गेट से ये वापस आए और आने के बाद में डूंगजी में जवान जी ने आते ही शेखावटी के जो रामगढ़ के जो सेठ थे, पहले उन सेठों को लूटा और लूटकर सारा धन और संपत्ति गरीबों में बांट दिया था। और इस प्रकार 1848 के आसपास इनकी ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डूंगजी को जोधपुर और जवान जी को अंतिम समय में बीकानेर में रखा जाता है। ये राजस्थान के प्रथम 18 सितंबर क्रांति से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे, अंग्रेजों की छावनी को लूटते थे। ऐसा कहा जाता है कि इतने राष्ट्रभक्त थे, जो ऊंट की पूंछ थी, उस पूंछ के ये अंग्रेजों का, इंग्लैंड का जो झंडा था, वो झंडा ये पूंछ के बांधते थे। ये राजस्थान के डूंगर जी और जवान जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सेठों और अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। ये पाटोदा गांव के थे। इनको राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। नमस्कार।